हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। ऑलराइट, शुरू करते हैं बीजेपी के एक बड़े पोल प्रॉमिस से, जो था नेशनल सिक्योरिटी। आपको याद होगा कि एक समय पे इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी की और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी खस्ता थी। 14 CRPF jawans were killed in a deadly Maoist attack in Sukma district of Chhattisgarh. Chaotic scenes outside a hospital in Chhattisgarh. The final battle for control in Mumbai's early hours. Thousands of protesters clash with police in Indian-controlled Kashmir. इंडिया को बेसिकली मंदिर का घंटा बना के रखा हुआ था, कोई भी आके बजा जाता है। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की इतनी बुरी हालत थी कि इंडिया को ओपन चैलेंज दिए जा रहे थे। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकती। और फाइनली इंडिया ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करने का विचार करती है। इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटाया, जो कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट था। और फाइनली इंडिया को पूरी तरह से पॉलिटिकली इंटीग्रेट किया गया। इस सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम में जितने लोग इन्वॉल्व थे, उनमें से बहुत लोगों को जेल भी हुई और कुछ को तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी गई। 2004 और 2014 के बीच में इंडिया में 7,217 आतंकवादी इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में ये इंसिडेंट्स घटकर 2,197 हुए हैं, जो कि अभी भी काफी हाई नंबर है, लेकिन पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में काफी बड़ी गिरावट आई है। अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्टर अमित शाह, 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पिछले 4 सालों में आतंकी इंसिडेंट्स में 70% की रिडक्शन आई है। इतना ही नहीं, नक्सल वायलेंस में भी ऑलमोस्ट 70% का रिडक्शन आया है। 2013 में 1,136 इंसिडेंट्स हुए थे नक्सल वायलेंस के, ये 2023 में गिरकर 531 हो गए हैं। इंडिया ये भी सीख रही है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज ऑफेंस, और इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी को और भी मजबूत करने के लिए कुछ एक्सटर्नल एक्शंस लेने के लिए भी तैयार है। भारत को जहां से भी खतरा होगा, हम घर में घुस करके मारेंगे। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने देखी है। कम्युनल राइट्स के इंस्टेंसेस भी काफी कम हुए हैं। 2014 में इंडिया में 1,227 इंसिडेंट्स हुए थे कम्युनल राइट्स के। ये नंबर 2021 में गिर के 307 हो गया था। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के पहले भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड रहा है कम्युनल राइट्स के इंसिडेंट्स की ट्रैजेक्टरी में। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में किस तरह से ये डाउनवर्ड ट्रेंड रहा है। मोदी के टाइम पे ये ट्रेंड और भी एक्सेलरेट हुआ है। इसमें एक एक्सेप्शन रहा है, जब 2020 में शाहीन बाग के बाद जो राइट्स हुए थे और फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद जो रिपब्लिक डे के दिन राइट्स हुए थे, उसमें ये नंबर स्पाइक कर गया था। और इसको भी डिस्कस करना देखिए जरूरी है। शाहीन बाग के बाद 2 दिन तक राइटर्स ने खुलेआम हिंसा की थी दिल्ली में, और पुलिस 2 दिन के बाद एक्टिवेट की गई थी। और याद रखिए कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर अमित शाह के अंदर आती है। ऑलमोस्ट ऐसी ही चीज फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर, जब 26 जनवरी को राइट्स हुए थे, जब हमारे रेड फोर्ट पर भी दंगे किए गए थे, उस समय भी पुलिस को प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं किया गया, उल्टा पुलिस के ऊपर राइटर्स अटैक कर रहे थे। याद रखिए कि दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन ना फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर और ना ही सीए प्रोटेस्ट के समय पर यूपी में इस तरह का एक भी राइट हुआ था। तो क्लियरली बीजेपी की गवर्नमेंट को पता है कि राइट्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे संभाला जाता है। तो सवाल उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं किया। इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट से कुछ पॉइंट डिडक्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स को देखते हैं, असम जैसे स्टेट्स को देखते हैं, जहां पर काफी सारे कम्युनल राइट्स होते थे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही खराब थी, वहां पर काफी ड्रास्टिकली पिछले 5 से 8 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हुई है। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि क्यों लोगों ने दोबारा योगी आदित्यनाथ जी के लिए वोट किया था। तो नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 सेक्युलर प्रॉमिस। देखिए, इस वीडियो में हम डिफेंस में इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट होने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी भले ही ग्रो कर रही हो, ये देश और भी प्रॉस्परस बन रहा हो, लेकिन हर जगह हालात अच्छे नहीं हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग इंडिया रिसेशन के हालात बन रहे हैं, इन्फ्लेशन के हालात बन रहे हैं। काफी सारी इंडस्ट्रीज में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। आजकल ले ऑफ जैसे शब्द जो हैं, वो अंबानी वेडिंग जैसे फ्रेजेस की तरह सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। और इस तरह के ले ऑफ्स का एक बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता यूज और बढ़ती पॉपुलैरिटी। देखिए, आज के दौर में जो एआई में एक्सपर्ट है या जिसको एआई की नॉलेज है, उसको एक बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज है जॉब मार्केट में। चाहे आप टेक रोल्स में हो या नॉन टेक रोल्स में हो, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, फ्रीलांसर हो या किसी कंपनी के फाउंडर ही क्यों ना हो, एआई की नॉलेज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज। तो आपको हेल्प करने के लिए इस वीडियो में हमारे फ्रेंड्स आए हैं ग्रोथ स्कूल, जिन्होंने आपके लिए एक 3 घंटे का फ्री चैट जीपीटी और एआई का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज
किया है। ये वर्कशॉप्स जनरली पेड होते हैं, लेकिन क्योंकि ग्रोथ स्कूल हमारे फ्रेंड्स हैं और हम आपके सीईओ हैं, तो हमारे लिए कुछ स्पेशल पर्क्स मिले हैं, जिसमें श्याम शर्मा शो के पहले 1000 व्यूअर्स जो इस सेमिनार के लिए रजिस्टर करेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होगी। इस रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगेन, इस रजिस्ट्रेशन से जो नॉलेज, जो एक्सपर्टीज आपको मिलेगी, उस एक्सपर्टीज से ना सिर्फ आप अपनी जॉब सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, बल्कि आपको अपने करियर में एक बूस्ट भी मिल सकता है। आप शायद हायर पेइंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वर्कशॉप को मैंने भी चेकआउट किया है। ऑनेस्टली मेरा नीश तो कंटेंट क्रिएशन है। कंटेंट क्रिएशन में भी एआई को अडॉप्ट करना, एआई की नॉलेज होना इज अ वेरी बिग कंपेटिटिव एडवांटेज इन माय ओपिनियन। मैं इस वर्कशॉप को 5 आउट ऑफ 5 सेक्युलर प्रणाम की रेटिंग दूंगा। ऑलरेडी 8 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया है और अपने करियर में एक कंपेटिटिव एडवांटेज को इंक्लूड किया है। तो देर किस बात की? अनंत अंबानी के बच्चे होने का वेट कर रहे हो क्या? नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ग्रोथ स्कूल के वर्कशॉप के लिंक पर क्लिक करें और पहले 1000 लोगों को ये इतना बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। सो डोंट वेट, क्लिक ऑन द लिंक राइट नाउ। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। फिर बात करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के दूसरे बड़े पोल प्रॉमिस की, और वो था भारत का कल्चरल रिवाइवल। अब देखिए, एक बड़ा प्रॉमिस उन्होंने हाल में ही कंप्लीट किया है। 500 साल के बाद फाइनली भारत में दोबारा राम मंदिर का निर्माण किया गया है। बीजेपी के सीनियर मिनिस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है, जो सुन के बिल्कुल वो फील्स गुड मैन वाली फीलिंग आती है। अगर हम योगा की भी बात करें तो योगा का भी रिवाइवल और योगा को पूरे दुनिया में फैलाना और योगा की दोबारा इंटेलेक्चुअल ओनरशिप लेना, इसमें भी बीजेपी ने काफी अच्छा काम किया है। योगा मीन्स टू यूनाइट। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाए। Yoga's rising popularity in Saudi Arabia. दर्जनों देश आज इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं इंडिया की लीडरशिप में। अगर मंदिरों के बारे में फिर से बात की जाए तो ना सिर्फ राम मंदिर को बनाया गया है, बल्कि इंडिया में कई बड़े मंदिरों को भी रेनोवेट किया गया है, जैसे कि सोमनाथ मंदिर, कश्मीर का मां शारदा मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ, उसके साथ साथ उज्जैन कॉरिडोर, और पूरे देश में इस तरह के बहुत सारे मंदिरों को रेनोवेट किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी हाल में ही डेवलप किया गया है। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में टेम्पल मेकओवर और एक वाइडर पाथ गंगा रिवर तक डायरेक्टली बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ बद्रीनाथ धाम कॉरिडोर, जो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के बीच का एक टूरिस्ट हब बनाया जाएगा। चारों धाम को कनेक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट ये देखती है कि इससे न सिर्फ हमारे देश का स्पिरिचुअल रिवाइवल होगा, बल्कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है। और कल्चरल रिवाइवल की बात चल ही रही है, तो आप देखिए कि कल्चरल रिवाइवल सिर्फ भारत में नहीं हो रहा। इनफैक्ट हाल ही में 14 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएई में, जो कि एक अरब इस्लामिक कंट्री है, वहां पर एक बड़े खूबसूरत और भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन किया है। हाल में ही यूनाइटेड स्टेट्स में भी दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मंदिर बनकर तैयार हुआ है। Now take a look at this. You would think you're looking in Asia, but this is actually in our backyard. The largest Hindu temple in the US is opening in Robbinsville, New Jersey. G20 समिट में भी इंडिया ने अपने कल्चर को पूरी दुनिया के सामने प्राउडली शोकेस किया है, जबकि एक ऐसा समय था जब हमें सिखाया जाता था कि हमारा कल्चर ऑप्रेसिव है और हमारे कल्चर में हमको कोई प्राइड नहीं लेनी चाहिए। ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि भारत का कल्चरल और स्पिरिचुअल रिवाइवल तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे देश में कुछ इंपॉर्टेंट सोसाइटल रिफॉर्म नहीं आते। उस इंपॉर्टेंट सोसाइटल रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा पहलू है कास्ट बैरियर्स को तोड़ना। बीजेपी आज एक ऐसी चीज अचीव कर रही है जिसे उतना डिफिकल्ट माना जाता था जितना एक ऐसे आदमी को ढूंढना जिसने एक्चुअली आदिपुरुष फिल्म को एंजॉय किया हो। खराब हो जाएगा मैं मार। और वो चीज है भारत के कास्ट बैरियर्स को तोड़ना। बीजेपी ने भारत के कास्ट बैरियर्स को 2 तरीकों से तोड़ा है। पहला तरीका है हिंदुत्व का इस्तेमाल करके, जिसमें राम मंदिर को बनवाना, काशी मथुरा के लिए कैंपेन करना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास करना, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना। और दूसरा तरीका है टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स करके देश के सभी कास्ट को पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम से जोड़ना। फॉर एग्जांपल जैम ट्रिनिटी, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, गांव से गांव जाकर टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन करना, गांव से गांव जाकर इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, गांव से गांव में पानी पहुंचाना। और इसका रिजल्ट आप देखिए कि 2014 के कंपैरिजन में 2019 में बीजेपी को ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अपर कास्ट सबका वोट शेयर बढ़ा है। ओबीसी का वोट शेयर 34% से 44% बढ़ा है, शेड्यूल कास्ट का 24% से 34% बढ़ा है, शेड्यूल ट्राइब्स में 38% से 44% बढ़ा है, 60% अपर कास्ट के वोट भी बीजेपी को गए हैं। एक समय पर बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था। आज उसी बीजेपी का सबसे बड़ा बेस ओबीसी है और उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल
शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट से भी सपोर्ट मिल रहा है। अक्षय कुमार ने वेलकम फिल्म में कहा था ना, मिरेकल हो गया ये तो। बीजेपी इन सभी कास्ट को अपने पार्टी में हर एक लेवल पर भी रिप्रेजेंटेशन दे रही है, चाहे वो लोकल लेवल हो या सीनियर लेवल हो। देखिए, वीर सावरकर का मानना था कि भारत को 1000 साल तक गुलाम बनाकर इसलिए रखा गया था क्योंकि भारत के लोग बाहरी दुश्मनों के सामने यूनाइट नहीं हो पाए थे। वीर सावरकर का मानना था कि अगर भारत के लोग यूनाइट हो जाते तो बाहर की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो भारत को हरा पाती। और आज हमारी आंखों के सामने वीर सावरकर का वही सपना पूरा किया जा रहा है। और देखिए, अगर कल्चरल रिवाइवल लाना है और सोसाइटल रिफॉर्म करना है तो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का ही नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी का भी करना जरूरी है, उनको भी मेन स्ट्रीम से जोड़ना जरूरी है। और उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करना जरूरी है। और उसके लिए भी बीजेपी की गवर्नमेंट कुछ बड़े कदम ले रही है। 2017 में बीजेपी ने ट्रिपल तलाक को इलीगलाइज किया, जो भारत में मुस्लिम औरतों के लिए इक्वालिटी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था। ढोल नगाड़ों के साथ ये मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी को थैंक यू बोलने के लिए बीजेपी के दफ्तर पहुंची थी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी भारत ने इंप्लीमेंट करने का एक बहुत बड़ा स्टेप था। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को ट्रायल कर रही है। Uniform civil code in Uttarakhand soon. In a big development, Dhami cabinet approved the draft UCC bill on Sunday. और काफी बात चल रही है कि थर्ड टर्म आते ही बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी इंप्लीमेंट करेगी। और ये मोदी की गारंटी है। तो देखिए, काफी पॉजिटिव चीजें हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जिनको मेंशन करना जरूरी है। और उनमें से सबसे बड़ा है कि आज भी भारत के कुछ बहुत बड़े मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल में हैं और एक भी चर्च या एक भी मस्जिद गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है। सीए को पास तो किया गया है, लेकिन सीए को ऑफिशियली अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। तो जो बेनिफिट्स है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के से आए हुए रेफ्यूजीज को, वो अभी भी ऑफिशियल तरीके से उनको नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, बात करना तो ठीक है, लेकिन एक्शन भी इस बात पर अब लेना जरूरी है। क्योंकि बात करने को तो मैं भी कह सकता हूं कि भाई एंजेलिना जोली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन बोलने से ये बात सच नहीं हो जाती। उसके बाद बीजेपी मानती है कि भाई गंगा नदी जो है वो भारत का एक तरह से स्पिरिचुअल सेंटर है। मोदी जी ने अपना एक पेट प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया था, नमामि गंगे, जिसके लिए 20,000 करोड़ को रेज किया गया था। और इसलिए सरकार अरबों खरबों रुपया खर्च करके गंगा की सफाई पर लगी है। मोदी जी ने कहा था कि 2020 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और गंगा नदी को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गंगा नदी की कंडीशन मोर और लेस सेम ही है। गंगा नदी में साफ सफाई के हाल क्या है, देख रहे थे, सिर्फ गंदगी बह रही है, कोई माला फूल बह रहा है। क्या आपको दिखाई दिया है कुछ फर्क? हमको नहीं दिखाई दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ तो कोशिश की जा रही है, पर शायद ये कोशिश काफी नहीं हो। तो ये भी एक काफी बड़ा फेलियर है कल्चरल फ्रंट पर। लेकिन मेरी तरफ से बीजेपी को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं सिर्फ फारूक अब्दुल्ला जी से ये करवाने के लिए। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। मजा आया। तो देखिए, हाँ कुछ नेगेटिव्स हैं, लेकिन ओवरऑल बीजेपी ने जो बड़ी चीजें प्रॉमिस की थी अपनी मैनिफेस्टो में उनको डिलीवर किया है। इसलिए कल्चरल फ्रंट पर बीजेपी को मिलते हैं 8 आउट ऑफ 10 सेक्युलर प्रोग्राम्स। फिर बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की। तो देखिए, भारत एक समय पर फॉरेन पॉलिसी काफी बैकफुट पर खेला करता था। 1955. This time the Soviet Union offered India a permanent seat at the United Nations Security Council, but once again India declined. लेकिन पिछले 9 सालों में भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी फ्रंट फुटेड रही है, स्पेशली जब से एस जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया है। याद करिए 2022 में जब यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, तब वेस्टर्न देशों ने रशिया को बॉयकॉट किया और सारे देशों पर प्रेशर बना रहे थे कि वो भी रशिया को बॉयकॉट करें। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया और जब भारत को चैलेंज किया गया तो एस जयशंकर ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। I can give you many instances of countries who have violated the sovereignty of another country. You know, if I were to ask where Europe stood on a lot of those, I'm afraid I'll get a long silence. It's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds. Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. वेस्ट से काफी प्रेशर पड़ने के बावजूद इंडिया ने रशिया से अपने रिलेशंस बनाए रखे। We have a relationship with Russia. It's not a relationship which happened in one instant, one day, 1 month, 1 year. British ships would target India's western coast. Americans would make a dash in the Bay of Bengal. To counter this multi-dimensional threat, New Delhi sent out an SOS call. It urged global powers for support. And there was only one country that listened, the Soviet Union. It dispatched a fleet of naval vessels from Vladivostok
a number of nuclear-armed ships and atomic submarines. They encircled American and British warships, stopped them from entering India's territorial waters. और इसका इंडिया को काफी इकोनॉमिक फायदा भी हुआ इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्राइसेस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ना सिर्फ रशिया से अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखे बल्कि वेस्टर्न सैंक्शंस को भी अवॉइड किया और अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे वेस्टर्न देशों से भी बहुत ही अच्छे रिलेशंस बनाकर रखे हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसी भी काफी पीपल सेंट्रिक है। एक्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने एक पॉलिसी शुरू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई भारत के लोग चाहे मार्स पर भी फंसे हुए हो, इंडियन गवर्नमेंट उनको जाकर बचाकर घर वापस लाएगी। और यही काम एस जयशंकर ने भी कंटिन्यू किया है। आप याद करिए कि कतर में किस तरह से 8 एक्स नेवी पर्सनल को मौत की सजा सुनाई गई थी और इंडिया ने ना सिर्फ उनकी मौत की सजा कैंसिल कराई बल्कि उनको सुरक्षित घर भी वापस ले आए। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। आज तक कतर के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी के चार्जेस के बाद किसी की फांसी की सजा को ड्रॉप किया गया हो। याद कीजिए कि मार्च 2019 में भी किस तरह से जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में क्रैश हो गए थे तो कितनी आराम से और आसानी से इंडियन गवर्नमेंट उनको छुड़ाकर वापस ले आई थी। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा से बाहर निकलकर हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी लीडर अयाज सादिक ने यह भी एक्सपोज किया कि जब इंडियन गवर्नमेंट का अभिनंदन को छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को फोन आया था तो पाकिस्तानी आर्मी की क्या हालत हो गई थी। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी 7,457 फंसे हुए इंडियन स्टूडेंट्स को ऑपरेशन गंगा में घर वापस लाया गया था। एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। कोविड में फंसे हुए लाखों इंडियंस को ऑपरेशन समुद्र सेतु और ऑपरेशन वंदे भारत में भी सेफली घर वापस लाया गया था। When I went to Indian consulate, they were like really helpful. Really, I can't even express my gratitude to like all of them. जिस तरीके से हमें यहाँ पे क्लियर करके पहुंचा है, मेरे पास वर्ड्स नहीं आप लोगों को थैंक यू बोलने के। India has kicked off the world's biggest evacuation mission. Indians stranded abroad have begun arriving. Mission Vande Bharat is expected to bring back more than 1 million Indians. जहां पर यूएसए और चाइना जैसे देश बहुत सेल्फ सेंट्रिक हैं डेवलपमेंट में कि वो अपनी डेवलपमेंट करते हैं चाहे क्यों ना बाकी दुनिया का घाटा हो इसमें। लेकिन इंडिया की जो कल्चरल पॉलिसी है वसुधैव कुटुंबकम की, उस पॉलिसी को इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी में भी फॉलो किया है। और देखिए कि पिछले कुछ सालों में कितने देशों की मदद की है। टर्की जैसा देश जो कि भारत का दुश्मन है, हर एक चीज में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। वहां पर भी जब अर्थक्वेक आया था, बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, तब भी इंडिया ने फ्रंट फुट पर जाकर टर्की की मदद की थी। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। The Turkish public health system has collapsed here in Iskenderun. The Indian army is filling the gap. इंडिया को जब G20 की लीडरशिप मिली थी तो उन्होंने पहला कदम ये उठाया था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया था। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। You know, we're quite delighted at the leadership demonstrated by Prime Minister Modi. इंडिया ने मिडिल ईस्ट में भी बहुत ही मास्टरफुल फॉरेन पॉलिसी फॉलो की है। इस समय पर इंडिया के 2 सबसे क्लोज एलाइज एक्चुअली 2 अरब मुस्लिम देश हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया। और ना सिर्फ इंडिया ने इन 2 अरब मुस्लिम मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए हुए हैं बल्कि उसके साथ साथ इजराइल जैसे देश के साथ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाए हुए हैं। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इजराइल का ऑफिशियल दौरा किया था। और जब अक्टूबर 7 को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था तो इंडिया बहुत स्ट्रांगली इजराइल के साथ आकर खड़ा हुआ था। Deeply shocked by the news of terrorist attacks in Israel, our thoughts and prayers are with the innocent victims. Heartfelt from the huge support we got from India, from the Prime Minister. What happened on October 7th was terrorism. लेकिन भारत ने इनोसेंट पैलेस्टीनियंस को भी सपोर्ट दिया था और गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी थी। और इंडिया ने हमेशा इजराइल और पैलेस्टाइन के लिए एक पीसफुल
टू स्टेट सोल्यूशन को एडवोकेट किया है। इंडिया अपने नेबरहुड के देशों के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। इंडिया की बांग्लादेश के साथ भी पिछले कुछ सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हुई है। 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच के व्यापार में करीब 94% की बढ़ोतरी हुई है। और इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प की थी कि वो सेफली और ओपनली अपने इलेक्शंस को कंडक्ट कर सके, जिसके लिए बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद भी दिया था। भारत ने अफगानिस्तान में $2.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है एजुकेशन और टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए। India has invested more than $2 billion in projects in Afghanistan. और इंडिया ने जब पिछले साल बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी श्रीलंका में, तब श्रीलंका को बहुत मदद भी की थी फाइनेंशियली। India is the greatest partner of our recovery and stabilization. I think all the other countries put together had not done what India had done for us. जिसके लिए श्रीलंका के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे सनत जयसूर्या और रणतुंगा ने भी भारत को धन्यवाद कहा था। भारत की डिप्लोमेसी के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर को कई देशों के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स भी मिले हैं। ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेला रोपोलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करती हुई, और ये तस्वीरें तो देखिए अनडाउटेडली बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कि 2017 में इंडिया ने डोकलाम इशू पर भूटान को सपोर्ट किया था। जब चाइना भूटान की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था, उसके बावजूद भूटान ने काफी प्रो चाइना स्टांस लिया है। Bhutan appears to have shifted position. Its Prime Minister has made a statement. It is not up to Bhutan alone to solve the problem. There are three of us. He means Bhutan, China and India. So he's giving China an equal say. मालदीव्स में भी एक प्रो चाइना गवर्नमेंट आकर इंस्टॉल हो गई है और वो सारे रिलेशंस अपने इंडिया से तोड़ने की बात कर रहे हैं। Well, Maldives has asked India to withdraw its military presence from the island. Now this of course comes as the newly elected pro-China president had campaigned on the India out policy. नेपाल जिसके इंडिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, उनके साथ भी रिलेशनशिप थोड़ी सी टर्बुलेंट रही है पिछले कुछ सालों में। और आप देखिए कि इंडियन इकोनॉमी इस समय पर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कुछ ही सालों में इंडिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। इंडिया की मिलिट्री भी दुनिया की 2nd लार्जेस्ट मिलिट्री है। इंडिया के पास इतना पॉलिटिकल पावर भी है आज। उसके बावजूद अकॉर्डिंग टू द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2024 इंडिया का पासपोर्ट 85th पोजीशन पर है। इंडिया के पासपोर्ट को इनफैक्ट एक कमजोर पासपोर्ट माना जाता है। तो इतना पावर होने के बाद इतना कमजोर पासपोर्ट होना ठीक नहीं लगता। आई थिंक इसको भी इंप्रूव करना जरूरी है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को इंडिया ने पिछले 5 सालों में काफी मास्टरफुली खेला है और उसके लिए इंडिया को मिलते हैं 9 आउट ऑफ 10 सेक्युलर प्रनाउंस। फिर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी कहते थे कि अमेरिका की वेल्थ ने अमेरिका के रोड्स को नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका के रोड्स ने अमेरिका की वेल्थ को बनाया है। और माइकल जॉर्डन की तरह ही इस बात को इंडिया ने बिल्कुल पर्सनली ले लिया। नितिन गडकरी की लीडरशिप में इंडिया का रोड नेटवर्क पिछले 9 सालों में 60% बढ़ा है। आज वो यूएस के बाद दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है और चाइना से भी आगे निकल गया है। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं रोड्स की डेवलपमेंट करने के लिए। Bharatmala Pariyojana is a part of the larger National Infrastructure Pipeline, or NIP, which aims to develop and modernize India's infrastructure in sectors including energy, water and transportation. 50 नए नेशनल कॉरिडोर्स और 550 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसके लिए 3 ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट की गई है। काफी सारे एक्सप्रेसवेज भी डेवलप किए गए हैं, जैसे दिल्ली मुंबई, जम्मू जामनगर और मुंबई नागपुर, और ऐसे ही 23 और एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट डेवलप कर रही है इस समय पर। हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में, और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं। और जॉन एफ कैनेडी ने जो कहा था उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने से, रोड्स इंप्रूव होने से इकोनॉमी इंप्रूव होती है। पिछले 10 सालों में 95,000 किलोमीटर के हाईवेज डेवलप किए गए हैं। रिसेंटली रोड कनेक्टिविटी के मामले में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ चुका है। भारत इस समय दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रोड कनेक्टिविटी वाला देश है, और जहां आजादी से पहले इंडिया में सिर्फ 21,378 किलोमीटर लेंथ की रोड थी, वहीं अब भारत में 1,61,350 किलोमीटर के
नेशनल हाईवेज मौजूद हैं। अगर रोड्स के अलावा भी देखें तो पूरे देश में अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट टॉयलेट कवरेज को 2014 में 55% से बढ़ाकर 99% कर दिया गया है। कुछ इंडिपेंडेंट सर्विस के मुताबिक लेकिन ये माना जाता है कि टॉयलेट कवरेज एक्चुअली 80% के आसपास है, लेकिन फिर भी ये काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है इन माय ओपिनियन। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी देखा जाए तो CNN ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इज इंडियन। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडिया की 52% ऑफ द पॉपुलेशन यानी 759 मिलियन पीपल 2022 में इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ये नंबर 2025 में बढ़कर 900 मिलियन होने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से आधे से ज्यादा लोग रूरल एरिया से आते हैं। तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट ने और रिलायंस जियो जैसे इनोवेशंस ने इंटरनेट को बहुत ही वाइड स्प्रेड और अफोर्डेबल बना दिया है भारत में, जिससे बहुत सारे एडवांटेजेस तो होते ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह का क्रिंज भी देखना पड़ता है हम लोगों को। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। फेसबुक ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है और वो रूरल इंडिया में 20,000 हॉटस्पॉट्स डेवलप करना चाहते हैं। गवर्नमेंट इस समय पर प्लान कर रही है 2.5 लाख हॉटस्पॉट्स रूरल इंडिया में इंस्टॉल करने की। और इतना वाइड स्प्रेड हो गया है इंटरनेट कनेक्टिविटी इंडिया में कि इंडिया में 2022 में 338 मिलियन यूजर्स डिजिटल पेमेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें से 36% रूरल इंडिया से आते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी इंडिया ने काफी प्रोग्रेस किया है। कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स रहे हैं, जैसे कुछ हाई प्रोफाइल ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में। उसके साथ साथ गुजरात जैसे एरियाज में कुछ ब्रिज कोलैप्सेस भी हुए हैं। तो आई थिंक अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्रंट पे काफी इंप्रूवमेंट्स बची हैं, लेकिन ओवरऑल जिस वॉर फुटिंग से रोड्स की, इंटरनेट कनेक्शंस की, घर में पानी प्रोवाइड करने की और टॉयलेट्स प्रोवाइड करने का काम हुआ है, उसके लिए भी गवर्नमेंट को 7 आउट ऑफ 10 सेक्युलर प्रोनाउंस मिलते हैं। फिर बात करते हैं फाइनेंस और इकोनॉमी की। 2014 में भारत दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और आज इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और प्रोजेक्टेड है कि कुछ ही सालों में इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने वाली है। और इंडिया ने कैसे ग्रो किया है और बीजेपी की गवर्नमेंट ने कैसे परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में, उसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे, जैसे जीडीपी, इनकम, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, एफडीआई, डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जीडीपी के एक्चुअली फिगर्स सरप्राइजिंग है, बिकॉज अगर आप यूपीए का टेन्योर देखेंगे तो यूपीए के टेन्योर पे एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% थी, लेकिन बीजेपी के टेन्योर पे एवरेज ग्रोथ रेट 5.7% थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डीमोनेटाइजेशन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स काफी होने वाले हैं, लेकिन इकोनॉमी को कुछ शॉर्ट टर्म शॉक्स मिले थे। सिमिलरली 2020 और 2021 में कोविड-19 का पैंडेमिक भी हुआ था, जिससे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में इंडियन इकोनॉमी ने काफी स्ट्रांगली रिकवर किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि पिछले क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 8.4% थी। याद कीजिए एक बार रघुराम राजन जी ने राहुल गांधी के साथ एक इंटरव्यू में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में क्या कहा था। I think that we would be lucky if we do 5% next year. आज उनके साथ कितना बड़ा मोए मोमेंट हो गया। अगर हम इनकम की बात करें, पिछले 9 सालों में रियल पर कैपिटा इनकम 43.6% बढ़ी है, कैजुअल लेबरर्स की इनकम 49% बढ़ी है, सैलरीड वर्कर्स की 19% और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की 8.5% बढ़ी है। जीडीपी पर कैपिटा भी 47% बढ़ी है। अगर इन्फ्लेशन को देखें तो आरबीआई रेकमेंड करती है कि इन्फ्लेशन रेट 2% और 6% के बीच होना चाहिए। बीजेपी में एवरेज अराउंड 4.7% के आसपास रहा है। अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें, फिस्कल डेफिसिट को अगर लेमैन टर्म्स में समझाया जाए तो देखिए, अगर सरकार के पास कम पैसे हो और वो अपने इनकम से ज्यादा पैसा खर्च करेगी तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट को माना जाता है कि 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोदी की सेकंड टर्म में कोविड के कारण ये फिस्कल डेफिसिट बढ़कर जीडीपी की 6.5% तक हो गई थी। एफडीआई को अगर देखें तो पिछले 3 सालों में भारत में हर साल 50 बिलियन यूएसडी से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के मुताबिक यूपीए गवर्नमेंट के मुकाबले में मोदी गवर्नमेंट के अंदर भारत की एफडीआई ग्रोथ 65% बढ़ी है। डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, 2015 में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत की। इसका मेन उद्देश्य था कि भारत को एक डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी में बदला जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के मुकाबले में 2022 में कुल यूपीआई ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम 200% तक बढ़ी है। अकेले 21 और 22 के बीच में लगभग 16,000 करोड़ के ऊपर की यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुई हैं और इस डिजिटाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इकोनॉमी में 6800 करोड़ का एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुआ है। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो देखिए भारत ने 2014 में बड़े जोरों शोरों से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था कि वो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील करना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत का ग्राफ मोदी गवर्नमेंट के अंदर 15% से घर के 13% तक आ चुका है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स 2014 से 46% तक घटे हैं। स्टार्टअप्स की ग्रोथ की अगर बात करें पिछले 3 सालों में 64% तक स्टार्टअप्स की इंक्रीज हुई है और 9 लाख से अधिक इस इकोसिस्टम में नौकरियां जनरेट हुई हैं। 2022 में इंडियन स्टार्टअप्स ने 33 बिलियन और 2023 में 35 बिलियन जनरेट किए हैं। तो पिछले कुछ सालों में जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही है वो उतनी रोबस्ट नहीं रही है जितनी आई एम श्योर मोदी गवर्नमेंट होप कर रही होगी। फार्म लॉज को पास करने की कोशिश की थी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद मोदी गवर्नमेंट ने उन फार्म लॉज को भी वापस ले लिया, जिसकी वजह से जो फार्मिंग कम्युनिटी में इनएफिशिएंसीज थी वो अभी भी मौजूद है। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को भी अगर आप देखें तो ऑब्वियसली कोविड के पैंडेमिक के समय पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन काफी खराब हो गई थी। इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे कोविड के महामारी के बाद। थैंकफुली उन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ मोदी गवर्नमेंट ने मदद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये सिचुएशन जितनी खराब हो सकती थी उतनी खराब नहीं हुई। लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उन्होंने भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अभी तक नहीं निकाल पाया है। तो भले ही पिछले क्वार्टर में 8.4% इकोनॉमी की ग्रोथ हुई हो, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से अगर ऑनेस्टली इसको देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को 5 आउट ऑफ 10 सेक्युलर प्रणाम ही मिलेंगे। फिर बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड की। इंडियन गवर्नमेंट ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जिसने सक्सेसफुली मून के अवे एंड पर लैंड किया, जिस जगह के नाम को शिव शक्ति पॉइंट रख दिया। एंड अगेन फील्स गुड मैन। चंद्रयान ने नासा के फ्रैक्शन ऑफ द बजट में अपना मिशन पूरा किया। Meanwhile, वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री भी काफी स्ट्रांगली ग्रो करती रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में, और ये माना जाता है कि 2026 में इंडिया की आईटी इंडस्ट्री $350 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच जाएगी। एजुकेशनल फील्ड्स में भी काफी बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस किया गया है जो इंडियन एजुकेशन को काफी स्ट्रांगली रिफर्बिश करेगा, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेगा, साइंटिफिक टीचिंग पर फोकस करेगा, और ये भी कहा गया है कि इंडिया की जो असली हिस्ट्री है, इंडिया के जो असली हीरोज हैं जिन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई की है, और इंडिया की जो रिच एंशिएंट कल्चर है उसके बारे में भी हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में फाइनली पढ़ाया जाएगा। 2020 में जीडीपी का 6% एजुकेशन को अलॉट किया गया था और 2023 में ये अमाउंट और भी बढ़ा दिया गया है। अगर हम वैक्सीन की भी बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया ने अंडरटेक किया और 2.2 बिलियन डोजेस एडमिनिस्टर किए। उसके साथ साथ 101 देशों को वैक्सीन सप्लाई भी की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारतीय गवर्नमेंट को मिलते हैं 8 आउट ऑफ 10 सेक्युलर प्रणाम्स। देखिए गवर्नमेंट के और भी कई सारे इश्यूज हैं जैसे कि जुडिशियल रिफॉर्म जो कि गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। आज भी अगर आप देखें तो दिसंबर 22 में 4.3 करोड़ केसेस हमारे कोर्ट सिस्टम में पेंडिंग चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर जज मार्कंडे काटजू जी ने कहा कि अगर कोर्ट्स एक नया केस भी नहीं लेते तो ये जो सारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं इनको निपटाने में 360 साल लग जाएंगे कोर्ट्स को। बेसिकली उतना ही टाइम है जितना मेरी वाइफ को लगता है किसी फंक्शन के लिए तैयार होने के लिए। जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कई बात की है। आप देखिए कि जो कोलिजियम सिस्टम है जुडिशरी का, जिसमें कि जजेस अपने आप को ही इलेक्ट करते हैं, अपने आप को ही प्रमोट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसा जॉब कर रहे हो जिसमें आप अपने आप को खुद को ही प्रमोट कर सकते हो। क्या बात है, क्या लाइफ है। मेरे को भी यही करना चाहिए। देखिए आज से मैं सिर्फ सेक्युलरिज्म का सीईओ ही नहीं बल्कि सेक्युलरिज्म का चेयरमैन भी हूँ। कॉल मी चेयरमैन ऑफ सेक्युलरिज्म। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो जुडिशियल रिफॉर्म के मामले में इंडियन गवर्नमेंट को मिलते हैं 3 आउट ऑफ 10 सेक्युलर प्रणाम्स। तो देखिए इकोनॉमी और जुडिशियल रिफॉर्म के मामले में बीजेपी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना आई एम श्योर वो चाहते होंगे, लेकिन अपने कैंपेन में जो सबसे बड़े प्रोमिसेस उन्होंने दिए थे उनमें से आई वुड से 80 to 85% प्रोमिसेस को उन्होंने डिलीवर किया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से बीजेपी को आप ओवरऑल ग्रेड फ्रॉम 0 सेक्युलर प्रणाम्स टू 10 सेक्युलर प्रणाम्स, आप कितने सेक्युलर प्रणाम्स देंगे बीजेपी की गवर्नमेंट को? नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और डोंट फॉरगेट के माई गव इंडिया के वेबसाइट पर जाकर न्यू इंडिया चैंपियंस के अवार्ड के लिए आप अपने सीईओ को जाकर वोट भी दे सकते हैं, भूले नहीं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।